तो आज का चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्लास 11 फिजिक्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नीट के प्रोस्पेक्ट से देखो या अपने एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखो, हर तरह से एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। बहुत इजी है, सबसे पहली बात है कि बहुत आसान है। अगर कोई पूछता है कि ईजीएस्ट चैप्टर्स निकाल कर दो फिजिक्स के जो हाई स्कोरिंग हो, एग्जाम्स के पर्पज से तो है ही, आप अच्छी खासी शीट भर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। इसी तरीके से ये चैप्टर है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है हीट। हीट क्या है भाई? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म है। और जैसी एनर्जी परफॉर्म करती है ना, उसी तरीके से हीट भी परफॉर्म करती है। ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका ये मतलब है कि हम कितने ठंडे हैं या कितने गर्म हैं वो हीट की वजह से पता चलता है। एक्चुअली कोल्ड जो है वो कोल्ड कुछ भी नहीं है, ठंडा कुछ नहीं होता। ठंडे का मतलब है हीट कम है। ठंडे का मतलब क्या है कि हीट कम है, और हॉट का मतलब है हीट ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब इसकी यूनिट क्या है? कैलोरी और जूल दोनों में नापा जा सकता है। कैलोरी सीजीएस में और जूल एसआई यूनिट है। ठीक है, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। इसका मतलब कैलोरी इज अ बिग यूनिट। बस बता रहा हूँ, यूज हो सकता है बाद में। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब किसी भी बॉडी की हीट को अगर तुम नाप लो तो वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर नापने के बाद आप ये बता सकते हैं कि हीट उस बॉडी से बाहर जाएगी या उस बॉडी के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है। क्यों? हीट एक एनर्जी है जो कि ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो होती हैं या इवन हीट जो है, स्पेसिफिकली हीट जो है वो अपने सराउंडिंग में फैलती है या सराउंडिंग से अंदर आती है, ताकि हम वो बैलेंस करती है उसको, हीट को, मतलब टेम्परेचर को बैलेंस करती है। मान लो एक चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, जो गर्म है, अगर आपने उसको कुछ देर नहीं पिया तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस वो हीट बाहर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? ताकि बाहर का और यहाँ का, अंदर कप का, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। इसी तरीके से अगर कोल्ड ड्रिंक रखी होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो बोलेंगे वो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड है तो बाहर का टेम्परेचर अंदर की तरफ मूव करेगा, हीट मूव करेगी। सही बात तो है, टेम्परेचर तो नहीं मूव करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट मूव करेगी अंदर की तरफ और वो टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग के टेम्परेचर से इक्वल हो जाएगा। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी हीट किसी बॉडी को मिलती है तो उसके पार्टिकल जो है वो एक्साइटिंग फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को हीट मिलती है तो एक्साइट हो जाता है। सेम वही कंडीशन है। हर चीज़ बनी तो भाई एटम से ही, और एटम के अंदर क्या है, अगर और अंदर जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है उन पार्टिकल्स की जिनसे वो बॉडी मिलकर बनी होती है। वो एक्साइटिंग स्टेट में आ जाता है, आप ये कह सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या बोलें, क्या डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर का। अब ये क्यों ज़रूरी है? पहले तो पेपर में बहुत आता था, खैर अब कई बार ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो शायद अब ना आए, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब यूज़ हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। देखो, वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये दोनों हैं ही एक दूसरे से ही, ये एक दूसरे से ही है। हीट तो सीधी सी बात है भाई, एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन हीट को नापने की जो डिग्री है, कोल्डनेस और वही टेम्परेचर है। सिर्फ इसके नापने का तरीका है टेम्परेचर। ठीक है। अब हीट क्या है? ये टेम्परेचर का कॉज है। टेम्परेचर इसी की वजह से तो है, कम या ज़्यादा है तो हीट की वजह से। इट इज़ द हीट दैट कॉज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। और यही है, अगर ये बॉडी में आ जाए, ज़्यादा हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बॉडी से निकल जाए तो टेम्परेचर घट जाएगा। और टेम्परेचर क्या है भाई? ये हीट का इफेक्ट है, ये भी हीट पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब लेकिन याद रखना, हीट को नहीं पता कि वो किस तरफ से किस तरफ मूव करेगी, टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा। अगर मैंने जैसे बता दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, जहाँ हाई होगा वहाँ से जहाँ लो होगा उस तरफ मूव करेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक होगी तो अंदर की तरफ आएगी हीट, और अगर चाय होगी गर्म तो बाहर की तरफ जाएगी। अब कुछ भी ठंडा या गर्म आप इसकी जगह प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हीट हमेशा जूल और कैलोरी में काउंट होती है, और टेम्परेचर इट इज़ हमेशा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में
होता है, और एक स्केल और है, आगे आप पढ़ेंगे। वैसे 9th क्लास में आप पढ़कर इन्हें आए हुए हैं, तो यहाँ भी आपको इन्हें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद भाई थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है, जो मैं बोला ना टेम्परेचर, जो हम नापते हैं किसको, जब हम नापते हैं हीट को तो वह टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा या कम, कोल्डनेस है या हॉटनेस, तो उसको यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वही थर्मामीटर है। अब थर्मामीटर में, हर थर्मामीटर में कोई ना कोई एक इस तरह की चीज़ यूज़ होती है जो कि टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से वो मूव करे, बदले, पोजीशन को चेंज करे, ताकि हमें पता चले हाँ भाई टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब हॉटनेस बढ़ रही है या कोल्डनेस, ठीक है। तो नॉर्मल तो तुम आपने मरकरी थर्मामीटर देखा ही होगा, जो कि आपके डॉक्टर जो होते हैं, है ना, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जो उसमें हाँ फीवर चेक करने के लिए उसमें अंदर मरकरी भरी होती है, तो आपके वो माउथ में लगाते हैं। अगर आपका हीट ज़्यादा होता है तो वो मरकरी ऊपर की तरफ मूव करती है, और स्केल में आपको बुखार बताया जाता है कि 100 बुखार है, या जो भी बुखार वहाँ पर कैलकुलेट होता है, जहाँ तक भी वो मरकरी उसमें जाती है। इसी तरीके से गैसेस को नापने के लिए प्रेशर ऑफ अ गैस को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूज़ होता है। अगर प्रेशर को वॉल्यूम को, हाँ प्रेशर को अगर कांस्टेंट के तो कांस्टेंट गैस थर्मामीटर यूज़ होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर में ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर यूज़ होता है। तो अलग अलग चीज़ को नापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर का यूज़ हम करते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर यूज़ होता है वो बड़ा होता है और हैवियर होता है। चलो इजी चैप्टर है, इजी लेकर चलो, ज़्यादा इसको दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो। अब भाई थर्मोमेट्रिक स्केल्स क्या है, नापने के जो तरीके हमने 9th क्लास में पढ़े थे वही हैं। एक बार याद कर लेते हैं उनको। जैसे कि एक सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट था, र्यूमर एक नया आ गया है स्केल, एक नया तो खैर नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई में नया है, और केल्विन स्केल। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तो आपने पढ़े ही है। र्यूमर स्केल ये आ गया है ना, या रीमर बोल दो उसको, रीमर बोल दो, र्यूमर बोल दो, जैसे याद हो याद कर लो। सेल्सियस में सबसे कम पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री। ये वाटर का वो है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ। अब फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट है 32 और हाईएस्ट पॉइंट 212। इसे हम अपर फिक्स पॉइंट और सबसे कम को लोअर फिक्स पॉइंट भी बोल देते हैं। रीमर स्केल के लिए है भाई लोअर फिक्स पॉइंट 0 आर और अपर के लिए 80 आर, तो 0 और 80 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि लोअर लिमिट क्या है और हायर लिमिट क्या है इनकी, याद लोअर पॉइंट क्या है, हायर पॉइंट क्या है, याद करने पड़ेंगे। केल्विन स्केल का 273 है, 273.15, तो पॉइंट को तो छोड़ दो, ये 15 है, तो वो 273 याद रखना कि ये लोअर है, और हाईएस्ट है 373। अब कन्वर्ट करना तो आपको याद ही होगा, 9th में हमने किया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है 9C/5 इज इक्वल्स टू F-32। इम्पॉर्टेंट है भाई। खैर आप बोलोगे भैया तो नीट में तो नहीं आ जाएगा, नीट में तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, कुछ छोटे मोटे MCQs के नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये ऐसे इस तरह का क्वेश्चन, तो मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो बस फॉर्मूला याद होनी चाहिए 9C/5 F-32। C की जगह पर 37 आपको रखना है डिग्री सेल्सियस की जगह पे, और सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, 9 की यहाँ से मल्टीप्लाई की 333/5 F-32। अब 33 को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, और 5 की यहाँ से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30 है ना, और इसी तरह से डिवाइड करोगे तो 66.5, हाँ ये आंसर आया आपका 66.5, और प्लस 32 तो ये आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर 0 डिग्री बिकम इक्वल टू फ़ारेनहाइट, मतलब सॉरी डिग्री सेल्सियस बिकम फ़ारेनहाइट डिग्री, मतलब कोई एक ऐसा कॉमन टेम्परेचर भी होता है क्या जिस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएं, होता है क्या, तो हाँ होता है, और वो होता है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान लो ये आपका फॉर्मूला है जो सामने 9C/5 इज टू F-32, नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस कब होगा हमें नहीं पता, इक्वल x मान लेते हैं, और इसको भी हम x मान लेते हैं, फ़ारेनहाइट को भी, ठीक है। तो 9/5x इक्वल्स टू X-32, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5x, और 32 से 5 की मल्टीप्लाई हो गया 160, ये 9x रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा 5x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 5x 4x रह गया बेटा, माइनस ये प्लस है ना, ये तो इधर जाके माइनस ही थी होगा, तो 4x, और ये माइनस का 160 रह गया, ठीक है ना। अब x इक्वल्स टू 160/4, 4 से 4 कटेगा तो x डिग्री आ गया -40 डिग्री,
ठीक है। तो ये -40 डिग्री जो है एक ऐसा इक्वल टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस होता है। सेम इसको एकदम एज इट इज याद कर लेना और बाकी भूल जाओ तो ये निकालने का तरीका तो बहुत ईजी है, बस दोनों को एक्स लेना है और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेनी है, ईजी है, ठीक है। ओके तो भाई केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक दूसरे में कैसे बदला जाता है ज़रा ये भी देख लीजिए। तो सिर्फ 273 से आपको प्लस करना होता है। डिग्री सेल्सियस हमेशा छोटा होता है और केल्विन बड़ा होता है, ये मेरा याद करने का तरीका रहा है। तो अगर डिग्री सेल्सियस दिया है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से प्लस कर देना, और केल्विन दिया हुआ डिग्री सेल्सियस करना है तो सिर्फ आपको माइनस कर देना है। तो एग्जांपल अगर 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बस 273 से प्लस करना है, तो कर दिया और यहाँ 300 केल्विन आ गया। इजी है, 9th क्लास में किया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, मतलब जब आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपका ये फॉर्मूला यूज होता है TL/UL इज इक्वल्स टू TL/UL। इसको याद करने का तरीका है टिल्लू बटे में उल्लू। कन्वर्जन का ये फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है? टिल्लू बटे में उल्लू। टिल्लू मतलब टीलू, उल्लू, टिल्लू उल्लू, ये मेरा तरीका याद करने का, आपका जो भी हो। अब ये क्या है जरा देख लेते हैं। टी का मतलब है टेम्परेचर ऑफ ऑन वन स्केल। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, इसके अंदर बोला होगा भैया कि एक टेम्परेचर दिया हुआ है, हो सकता है फ़ारेनहाइट में दिया हो, है ना, और उसको कन्वर्ट करने को बोलेगा डिग्री सेल्सियस में, रीमर में, या फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में, जहाँ भी कन्वर्ट करने को बोलेगा, ठीक है। तो पहला स्केल जो गिवन होगा, दूसरा स्केल जो निकालना होगा, मतलब जिसमें आपको उसे कन्वर्ट करना होगा। ऐसे होता है क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा, इजी हो जाएगा, फुल फॉर्म दिखा रहा हूँ। तो पहले टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल, ठीक है, माइनस या माइनस होता है बीच में, फॉर्मूला पूरा ये है T1 माइनस एल अपॉन में U माइनस एल, T1 अपॉन में U1। अब T1 U1 क्यों बोला है? फर्स्ट स्केल, ये सेकंड जो निकालना है, सेकंड जो दिया है फर्स्ट, जो निकालना है वो सेकंड, ठीक है। तो T है टेम्परेचर ऑन वन स्केल, माइनस एल का मतलब है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब जो भी उसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा, अब नीचे है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से सेम ये T2 में यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है टिल्लू अपॉन इल्लू के नाम से मैंने इसको याद रखा है। एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल देखो जरा। तो कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो कैसे होगा देखो, बहुत ईजी है। पहले खैर शुरुआत हम इससे कर चुके हैं और हमने फॉर्मूला यूज़ किया था 9C/5 = F-32। ये हमारा नॉर्मल यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो लेकिन ये टिल्लू उल्लू वाले से आंसर वही आएगा, वही आ रहा है, सेम आ रहा है एकदम, ठीक है। पर टिल्लू उल्लू वाला यूज़ होता है, तो मैं शुरुआती छोटे क्वेश्चन से करके दिखा रहा हूँ। थोड़े हैवी क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट स्केल जो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है टेम्परेचर दिया हुआ है। सेकंड फ़ारेनहाइट में निकालना है टेम्परेचर, तो T2 नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पता होने चाहिए, हमको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है लेक्चर में। तो भाई डिग्री सेल्सियस की अपर लिमिट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं जाता स्केल, और लोअर 0 जाता है। फ़ारेनहाइट में हाईएस्ट अपर लिमिट क्या है? 212, और लोअर लिमिट क्या है? 32। फॉर्मूला लगाओ टिल्लू अपॉन उल्लू, मतलब T1 माइनस एल U1 माइनस एल, और T2 माइनस एल अपॉन में U2 माइनस एल। U2 लगाओ मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब T1 क्या है गिवन टेम्परेचर 37, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है इसकी 100, और लोअर लिमिट 0। इसी तरीके से T2 पता नहीं, निकालना है, माइनस लोअर लिमिट जो 32, और हायर लिमिट 212 और माइनस 32। तो हो गया 37/100, T मैंने 32/180। अब नॉर्मल सिर्फ कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स यूज़ किया है और कुछ भी नहीं है। 20 की टेबल से मैंने इसको काट दिया तो 9 पे आया, और ये 5 पर आया, फिर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 333/5, और ये 32 इधर माइनस है, इधर जाकर तो प्लस हो जाएगा, तो 333/5/32 हो गया। अब जरा एलसीएम कर देंगे तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 1 हो जाएगा 333 प्लस 160/5, और जब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मजा आया? मतलब 2 मेथड है इसके। हाँ, अब ये अगला क्वेश्चन देख लो। अब ये कन्वर्ट करना है 30 रीमर को फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब बताओ, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसको तो टिल्लू उल्लू वाले से करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये पहला स्केल दिया हुआ है रीमर का, अपर लोअर लिमिट, है ना, और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो T1 गिवन है 30, और T2 पता नहीं, फाइंड आउट करना है। अब इसकी अपर लिमिट क्या है? तो इसकी अपर लिमिट है रीमर की 80, और लोअर लिमिट क्या है? कम से कम 0 डिग्री। स्कूल शुरू में पढ़ा चुका हो ना।
इसी तरीके से फ़ारेनहाइट की अपर लिमिट क्या है 212 और लोअर 32। तो T1 माइनस एल अपॉन में U1 माइनस एल इज इक्वल्स टू T2 माइनस एल अपॉन में U2 माइनस एल। ठीक है, तो अब T1 है 30, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 80 माइनस 0, T2 पता नहीं 32 अपॉन में लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 212/10। तो ये हो गया 0 से 0 हो गया तो 3/8 रह गया है ना, और T2 माइनस 32 अपन में 212 से 32 गया 180 रह गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 180 की इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा 540 अपन में 8, ये हो गया T2 माइनस 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 67.5 और ये निकल कर आया हमारा टेम्परेचर 2 या रीमन निकल कर आया 99.5 फ़ारेनहाइट आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। अब इंक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट हीटेड, इसका मतलब है एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना, थर्मल का मतलब है हीट। ठीक है, जब हीट एनर्जी किसी को दी जाती है, किसी बॉडी को, किसी सबस्टांस को, तो उसके साइज में इंक्रीज अगर हो जाए, है ना, अब ऐसा ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन हो जाए तो वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अब ये 3 तरह के एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। एक तो लीनियर जिसमें लेंथ बढ़ जाए, कोई लंबा हो जाए। दूसरा सुपरफिशियल जिसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, किसी का सरफेस एरिया बढ़ जाए। और तीसरा है क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक बोल देते हैं, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो। अच्छा, याद रखना गैसेस के केस में हमें ना लीनियर देखने को मिलता है और ना ये एरियल देखने को मिलता है, हमें मिलता है सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक। क्यों? वॉल्यूम ही तो होता है भाई गैस के पास, और तो कुछ होता भी नहीं है, और तो कुछ है ही नहीं, इसका वॉल्यूम ही बढ़ सकता है। ठीक है, अब लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे वो है क्या? वो अल्फा है। क्या है? अल्फा। थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी की तरह दिखाई देता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो थोड़ा याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ अल्फा। चलो, है ना, देखो चेंज इन लेंथ, मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है मैंने हीट दी, गर्मी दी, लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा एक्सपेंशन? भाई तो पहली बात तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, जो भी एक्चुअल लेंथ होगी वो चेंज इन लेंथ उसी पे डिपेंड करेगी, जब भी तो पता चलेगा लेंथ कितनी थी अब कितनी हो गई। दूसरी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, जितना टेम्परेचर चेंज करते जाओगे उतना ही एक्सपेंशन होता चला जाएगा। फर्स्ट और 2 को एक साथ लेता हूं तो मुझे इक्वेशन दिखाई देती है डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डॉट डी एल। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, ये कांस्टेंट है अल्फा। अब ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है? प्रोपोर्शनल और अल्फा दोनों एक जैसा लिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने लिख दिया। तो ये जो अल्फा है यही प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी का डायरेक्ट इज इक्वल्स टू लग गया, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन यही है अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूँ, सिर्फ अल्फा को यहाँ रख दूँ, बाकियों को उधर भेज दूँ, सिर्फ अल्फा को इधर रखूँ, बाकी को उधर भेज दूँ, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया? ये। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकल कर आया। थर्मल एक्सपेंशन तो वही, पर लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर मतलब जब थर्मल से लेंथ बढ़े, ये समझ लो ये पेन लंबा हो जाए, तो क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपन में एक्चुअल लेंथ डॉट डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एरियल निकालूं जिसमें एरिया चेंज होता है तो उसका कोफिशिएंट होता है बीटा। क्या होता है? बीटा। अब यहाँ चेंज इन लेंथ की जगह चेंज इन एरिया आ जाएगा, ए आ गया। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूमेट्रिक की, तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ गामा है, इसको हम ये से अल्फा हो गया कांस्टेंट, या बीटा यहाँ गामा, और तो यहाँ पे बस वॉल्यूम आ गया भाई, लेंथ की जगह एरिया की जगह वॉल्यूम आ गया। फॉर्मूला हमेशा एकदम सेम रहा। इजी है। चलो देखो, अच्छा अब अल्फा और बीटा के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। अल्फा है क्या भाई? लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, और ये बीटा क्या है? चेंज इन एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया के चेंज में और लेंथ के चेंज में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो वैसे रिलेशन में सीधा आपको बता दूं तो वो ये है कि जो सुपरफिशियल या जो सरफेस का एक्सपेंशन है वो हमेशा क्या होगा? 2 टाइम्स होगा लेंथ के एक्सपेंशन से, दुगना, डबल। मतलब अगर लेंथ बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर तो एरिया का एक्सपेंशन कितना हो रहा होगा? 4 सेंटीमीटर, दुगना होता है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे निकला है ये। तो जो भी है भाई, एरिया ए स्क्वायर होता है, तुम्हें पता ही है, तो कोई भी इनिशियल एरिया मान लेते हैं एल स्क्वायर है। अब फाइनल एरिया क्या होगा? जो भी भाई चेंज हुआ होगा वो प्लस हो जाएगा, तो एल एक्चुअल लेंथ प्लस में चेंज लेंथ का टोटल का स्क्वायर हो गया। अब चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा बी कैसे निकालोगे इन दी एंड? तो तुम बोलोगे भाई डेल्टा एल इसलिए क्योंकि चेंज हुआ बाद में, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड नहीं हुआ क्या? ठीक है,
अब चेंज इन एरिया क्या है भाई, चेंज इन एरिया कैसे पता चलेगा कितना चेंज हुआ, तुम बोलोगे भाई जो भी फाइनल होगा इनिशियल से माइनस कर दो पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो फॉर्मूला निकल गया है डेल्टा ए निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये खोल दिया हमने, ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस से प्लस खत्म हो गया। डेल्टा ए इक्वल्स टू 2l डॉट डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर, ये एल डेल्टा एल स्क्वायर वैसे भी भाई डेल्टा क्या है चेंज, चेंज क्या है बहुत कम, और कम चेंज को भी तुमने और स्क्वायर में ले गए तो हो गया और भी कम, जब हम डेल्टा वाली हाँ तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कम का भी क्या हो गया बहुत कम हो गया, स्क्वायर में ले गए तुम इसको तो जीरो, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कम मान ले नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो फाइनली मेरे पास आया डेल्टा ए इक्वल्स टू 2l डेल्टा एल, 2l डेल्टा एल। अब यहाँ पर हम ये सरफेस चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, सरफेस चेंज का मतलब सरफेस एरिया चेंज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल चेंज इन एरिया अपन में एरिया डॉट चेंज इन टाइम, अभी पहले करके आया ना, अभी दिखाया ना किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन का यही फॉर्मूला है। अब उसमें लेंथ चेंज हो रही हो तो डेल्टा एल कर दो, एरिया चेंज हो रहा हो तो डेल्टा ए कर दो, वॉल्यूम चेंज हो रही हो तो वी कर दो। अब यहाँ पर भाई अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है तो बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो जी बीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, जहाँ जहाँ पर डेल्टा एल था वहाँ जो डेल्टा ए था वहाँ पर डेल्टा ए पुट कर दिया जी पुट, ठीक है ना। अब काट दो, स्क्वायर से एक सिंगल एल चला गया तो हो गया 2 डॉट डेल्टा एल अपन में एल डॉट डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है यहाँ पे, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये डेल्टा एल अपॉन में एल डॉट डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ डॉट चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है, ये अल्फा ही तो है, लीनियर एक्सपेंशन है ना, तो निकल कर आ गया ना, ये 2 मल्टीप्लाई डेल्टा एल, तो ये बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा, मतलब एरिया का एक्सपेंशन लेंथ के एक्सपेंशन से हमेशा 2 गुना है। चलो जी 2 मिनट में फाइंड आउट हो गया, देखो कितना इजी है। इसी तरीके से अल्फा बीटा और गामा तीनों में अब वॉल्यूम को भी बीच में ले आए हम, वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है उसको भी ले आए और चेक कर रहे हैं कि क्या निकलेगा इनके बीच का रिलेशन। तो मैं फाइनल रिलेशन तो नहीं सीधा बता ही देता हूँ, चलो याद रखना भाई, फाइनली ये निकल कर आता है कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो हमारे लेंथ के मतलब जो लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, जो लेंथ बढ़ रही है उसके 3 टाइम है। पहला वाला सरफेस एरिया वाला 2 टाइम है और वॉल्यूम वाला 3 टाइम है। फाइंड आउट करते हैं कैसे, इजी है बहुत। देखो तो वॉल्यूम मान लेते हैं इनिशियली एल की क्यूब, भाई क्यूब में लिया जाता है वॉल्यूम, और फाइनल मान लेते हैं भाई जो भी चेंज हुआ हो डेल्टा एल प्लस क्यूब। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो डेल्टा है तो फाइनल और इनिशियल को आपस में माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पर पूरा खोल के सामने रख दिया, माइनस एल क्यूब प्लस एल क्यूब माइनस आपस में कट के खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर रह गया डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डॉट डेल्टा एल प्लस 3l डॉट डेल्टा एल स्क्वायर। अब यहाँ डेल्टा एल स्क्वायर को मैं बहुत कम नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कम है, बहुत कम है, और साथ में ये 3l मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है जो खुद ही 0 के बराबर है तो ये तो भी खत्म हो गया। तो मेरे पास एंड में क्या बचता है, मेरे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ये वाला भी है ना डेल्टा एल क्यूब, तो बचा ये सिर्फ बीच वाला, तो 3l स्क्वायर डॉट डेल्टा एल, सिर्फ ये बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ अपना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, तो गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपन में एक्चुअल वॉल्यूम डॉट डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डेल्टा वी था वहाँ पर हमने डेल्टा वी की जगह पुट कर दिया, एल स्क्वायर से एल गया तो हमारे पास आ गया वाई एल्फा गामा इज इक्वल्स टू 3 डॉट डेल्टा टी और डेल्टा एल अपॉन में एल डॉट डेल्टा टी। अब भाई ये तो फॉर्मूला हमारा सेम क्या है, अल्फा का फॉर्मूला है ना, बस। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, प्रूफ हो गया। कितना आसान है, देखने में लगता है मुश्किल हो रहा है, बहुत आसान। और चाहो तो तीनों के भी, लेकिन रिलेशन तो तीनों के बीच में दिखाना है ना, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं भाई कि भाई जो अपना हाँ ये फाइनल जो निकल कर आया ये है, यहाँ से ले तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है गामा बाय 3, और बीटा के रिलेशन में देखें तो अल्फा की वैल्यू आती है 2 टाइम, तो अल्फा की वैल्यू आती है बीटा बाई 2। तो हम इसको एक साथ ऐसे रख सकते हैं कि भाई गामा बाई 3 इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 और इक्वल्स टू अल्फा बाई 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, ये रिलेशन आएगा, मेरी फाइनल रिलेशन है, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा एंड गामा के बीच का रिलेशन है, ठीक है भाई,
चलो ये देख लो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पर बेटा आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एनआरटी है फर्स्ट। अब एक कांस्टेंट प्रेशर पे लगा दे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा, तो टेम्परेचर भी और वॉल्यूम दोनों चेंज में हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपस में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये सेकंड इक्वेशन ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन नीचे, पी से पी उड़ गया, एन आर टी, एन आर से एन आर उड़ गया, ऊपर आया डेल्टा वी अपॉन में वी और डेल्टा टी अपॉन में टी, है ना। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में एक्चुअल टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर को यहीं छोड़ दो, बाकी चीज़ों को उधर। हाँ देखो, अब टेम्परेचर को इधर छोड़ दो और बाकियों को उधर भेज दो, तो हमारे पास आता है यहाँ पे डेल्टा वी अपन में वी डॉट डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपन में एक्चुअल वॉल्यूम डॉट चेंज इन टेम्परेचर, जो कि क्या है, बोलो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ना, जो क्या है, गामा, कोफिशिएंट इसका गामा है, गामा गामा, तो गामा इक्वल्स टू 1/t। इसका मतलब ये आया रिलेशन टेम्परेचर में और गामा में, और ये गामा है क्या भाई, वॉल्यूम के लिए है ना, वॉल्यूमेट्रिक, और गैस में काम आता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना, तो इनवर्स हो गया इनका, डायरेक्ट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम घट जाएगा, और टेम्परेचर घट जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मस्त एकदम समझ में आ गया। चलो बेटा, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, मतलब डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। अगर सॉलिड है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, बढ़ेगा। अब जिस भी तरीके से बढ़े, लेंथ बढ़े, एरिया बढ़े, चाहे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी का मतलब क्या है भाई, मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा पास रहते हैं, जितने डेंस फॉर्म में रहते हैं, वो डेंसिटी ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी भाई दूर दूर होते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का एक्साइट हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उनकी, एक्सपेंशन हो रहा है बॉडी में, तो भाई डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरीके से लिक्विड की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। याद रखना, वाटर लिक्विड में इस कंडीशन में काम नहीं आता, मतलब वाटर थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में हम नीचे बताएंगे, ठीक है। बाकी जितने भी लिक्विड हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपेंड होते हैं और उनकी डेंसिटी घटती है, ठीक है। गैस क्या है, गैस के साथ भी सेम केस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घट जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएंगे। गैस में ज्यादा होगा, हाँ ज़्यादा कम तो खैर ये तो हम, हाँ ये तो हम देख सकते हैं किस में ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, पर हो रहा है सब में ये है। पर वाटर में थोड़ा सा केस लगे तो बोलोगे भैया होता नहीं है क्या, बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट आने पे हाँ थोड़ा सा अलग केस है, तो हमें समझना पड़ेगा ऐसे क्यों हो सकता है, इससे कोई क्वेश्चन बने। तो ये है एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ग्राफ है वो मैं समझा देता हूँ, ग्राफ तो एग्जाम में नहीं आने वाला खैर, पर वो ग्राफ क्या है वो मैं समझा देता हूँ, ईजी है बहुत ईजी है। देखो अब सबसे पहली बात देखो कि वाटर जो है ना एक्सपेंड करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल एक्सपेंड करेगा, दूर जाएगा, लेकिन 4 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 तक जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इस तरह का नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहा होगा, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब जब 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू करेगा, जब 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा तब वो नॉर्मल बिहेव करेगा। नॉर्मल बिहेव का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है और डेंसिटी घट रही है, और डेंसिटी घट रही है तो होगा। लेकिन याद रखना 4 डिग्री से पहले नहीं होगा। ग्राफ भी वही दिखा रहा है, जो एनसीईआरटी में ग्राफ है वो यही दिखा रहा है कि 4 डिग्री के बाद वो बिहेव करना चालू करता है उस तरीके से जैसे कि बाकी सारी चीज़ें बिहेव कर रही हैं। याद रखना, जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री होता है तो क्या होता है, तब डेंसिटी बढ़ती है उसकी, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है ना। जबकि होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटने शुरू हो जाती है तभी। लेकिन वाटर के अंदर बिल्कुल एक उल्टा काम होता है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। 0 से 4 डिग्री के बीच में, और फिर उसके बाद जैसे ही 4 डिग्री वो अचीव करता है उसके बाद उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो याद रखना कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर पास आता है जबकि बाकी सारी चीज़ें दूर जाती हैं। हाँ, और अगर तुमसे पूछे कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ मिलेगी हमें, तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री के बाद तो टूटना शुरू हो जाती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर यहाँ पर वाटर की हमें मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होती है। चलो एक और चीज़ देखो। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि ये अलग तरीके से बिहेव करता है। 4 डिग्री लगती है उसको नॉर्मल बिहेव करने में, बाकी वो बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहा होता है। वाटर का जो स्ट्रक्चर है
जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो उसका क्या है, उसकी वजह है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है भाई बर्फ जो होती है कितनी सॉलिड है, उसके बाद भी बर्फ सॉलिड होने के बाद भी बावजूद भी तैरती है, हाँ पानी से हल्की होती है। क्यों? उसकी डेंसिटी लोअर है। उसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है। हाँ क्योंकि जो पानी है, जो लिक्विड फॉर्म है, उसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सीधी सी बात है, ज़्यादा ही होगा। और इसका टेम्परेचर, बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है, कम है, हाँ सीधी सी बात है, कम ही होगा। लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, और जबकि इसकी फॉर्म क्या है, सॉलिड। तो तुमको बोलना चाहिए भैया अगर ये सॉलिड फॉर्म है, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है अगर चीज़ें क्लोजली पैक हो गई तो वो तो ज़्यादा डेंस होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा हैवी होना चाहिए, ये तो डूब जाना चाहिए। हाँ इसकी डेंसिटी और वाटर के तो मॉलिक्यूल फिर भी दूर दूर है इसके कंपैरिजन में, तो ये नीचे क्यों, ये ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं तो वो इस तरीके का केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे ही आप और भी स्ट्रक्चर आपस बना सकते हो, फुटबॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कई लोग इसे। तो इस तरीके का, या बेंजीन स्ट्रक्चर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, इस तरह का ये केज स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में। तो जब ये आ तो जाते हैं, क्लोज तो हो जाते हैं, एक दूसरे के पास तो आ जाते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी बीच में बड़े बड़े लार्ज गैप रह जाते हैं। ये नेचर है भाई, ये इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये अब किसने किया है, ये खैर खोज की बात है, लेकिन बीच में लार्ज गैप रह जाते हैं। इन लार्ज गैप की वजह से ही ये डेंस नहीं हो पाता, डेंस होने के बावजूद भी। तो जब बर्फ बन जाता है, जब पास आ जाता है, फिर भी इसकी डेंसिटी पानी से मतलब अपने ही फॉर्म के हाई टेम्परेचर से कम रहती है। तो इसका मतलब यहाँ जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो क्या है, डेंस है, और ये कम टेम्परेचर होने की वजह से कम डेंस है। कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या है, कम डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है। और नॉर्मल वाटर की जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो भी हो, जितना भी ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री भी ज़्यादा है तो, लेकिन डेंसिटी हाई है। ठीक है, तो यही है वाटर का एक अलग से जो कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ठंडी जगहों पे झीलें जम जाती हैं, लेकिन नीचे का पानी फिर भी जिंदा रहता है, सारे जीव जंतु नीचे जीवित रहते हैं। ऊपर एक बर्फ़ की मोटी लेयर जम जाती है और वो डूबती भी नहीं, नीचे वाले पानी को ऊपर आने भी नहीं देती, एक बैरियर बना देती है जिससे कि नीचे की लाइफ एग्जिस्ट करती है और जिंदा रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ठंडी जगह में सारे जलीय जीव जंतु मर जाते। पहले ऊपर की लेयर बर्फ बनती है। नहीं, बर्फ तो बन जाती है, खैर बर्फ बनती तो सब भी बन जाती है। ऊपर क्या हुआ, ये फिक्स हो गए, इसने फिक्स कर लिया खुद को। और ये क्या है, लो डेंसिटी कम है इसकी इस वाटर के हिसाब से, फिर भी ऊपर एक बैरियर बन गया ना, टेम्परेचर को उसने मेंटेन कर दिया यार। समझ में आ गया? ठीक है, और हल्का होने की वजह से ऊपर एक कवरिंग हो गई। अगर ये नहीं होती तो शायद आज हमारी दुनिया में जीवन भी, एक्वाटिक एनिमल छोड़ दो, एक टाइम था जब पूरी धरती के ऊपर बर्फ जमी थी कई सालों तक, कई 100 सालों तक, उसको आइस एज बोलते हैं। तो वहाँ भी वो जीवन सुरक्षित इसी वजह से रहा। अगर ये पानी की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा होता, तो आज हम जिंदा नहीं होते, या एक्वाटिक लाइफ तो आज भी जिंदा नहीं होती। चलो, अब स्पेसिफिक हीट क्या है भाई? तो किसी भी यूनिट मास का, किसी एक छोटे यूनिट मास का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक छोटे यूनिट मास का, याद रखना पूरे का नहीं, एक उसके छोटे यूनिट मास की अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करके 1 डिग्री करना है, तो जो हीट लगेगी वो स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, चलो, 1 ग्राम वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.186 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जूल बाय ग्राम क्या है ये भाई, इस डिग्री सेल्सियस ये इसकी ऐसा यूनिट है। और मिल्क की अगर कंपेयर करें तो 1 ग्राम मिल्क की है 3.89 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। ठीक है भैया, मैं बोल रहा हूँ इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो समझ लो कि इसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए। उसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डिग्री ज़्यादा देनी पड़ेगी। और याद रखना, जिसको ज़्यादा गर्म करने में समय लगता है वो ठंडा भी उतने ही टाइम में होता है, ठंडा होने में भी वो समय लेता है। लेकिन दूध जो है ना, मैं दोनों का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। देखो, पानी और दूध में देखो तो दूध की कम है, तो अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो इसे गर्म करने में जो हमारी हीट लगेगी वो भी कम लगेगी, टाइम भी जो लगेगा वो कम लगेगा, और ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा।
जबकि पानी को गर्म करने में दूध से ज़्यादा अधिक समय लगता है। कंपेयर करना है तो कभी पानी और दूध इक्वल क्वांटिटी में दोनों अपनी गैस के स्टोव पे रख के जला लेना और देख लेना कौन जल्दी उबल जाता है। तो तुम्हारा दूध पहले आगे बाहर निकल जाएगा और पानी फिर भी नहीं बाहर निकलेगा। बबूले लेने लगेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। दूध फटाक से बाहर आ जाएगा तुरंत, है ना। और याद रखना बेटा, फिर दूध को और पानी को दोनों को एक एक गिलास में रख देना, सेम साइज़ के सेम गिलास में। अब फिर देख लेना कौन जल्दी ठंडा होगा। दूध जल्दी ठंडा होगा और पानी थोड़ी देर में ठंडा होगा। ठीक है। वैसे अंतर थोड़ा बहुत ही है पर अंतर है ना। यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इतना ही तो अंतर है, पर है अंतर दोनों में। इसलिए तुमने देखा होगा गर्म पानी की वो होती हैं थैली जिनसे सिकाई विकाई करते हो आप, लेकिन गर्म दूध की देखेंगे, दूध भर दो जी उससे सिकाई कर लेता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं सुना ना। ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में एम डॉट डेल्टा टी। यह हीट गिवन, डेल्टा क्यू का मतलब है जो आपने हीट दी, और एम का मतलब है मास जिस बॉडी का जो मतलब यूनिट मास जो है, और चेंज इन टेम्परेचर, जो भी चेंज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब हीट कैपेसिटी क्या है? तो स्पेसिफिक हीट से एक बड़ी यूनिट है हीट कैपेसिटी। इसका मतलब यहाँ तो हम एक यूनिट मास की बात कर रहे थे ऊपर, किसी एक पूरी बॉडी के यूनिट मास की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पूरी बॉडी की। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के अंदर जो ताकत लगती है वो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। एस से डिनोट होते हैं, कैपिटल एस से, फॉर्मूला है एम इंटू सी। सी क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब क्या है स्पेस, उसके एक पॉइंट से, एक पूरी बॉडी के एक सिंगल पॉइंट के एक यूनिट मास का तो निकाल लिया, उस यूनिट मास का उस टोटल मास से मल्टीप्लाई करना ही तो हो गया। अगर भैया हीट कैपेसिटी निकालनी तो पहले स्पेसिफिक हीट निकालनी जरूरी है। अगर स्पेसिफिक हीट नहीं निकलेगी तो हीट कैपेसिटी का सिर्फ वो लिख पाओगे तुम फॉर्मूला, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे कुछ भी। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या है ये चीज़, और हम अब नेक्स्ट पार्ट 2 में इस चैप्टर के करेंगे, पार्ट 2 में चैप्टर को करेंगे फिनिश। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। धन्यवाद।